Hello students, today we are going to study autosomal recessive disorders. हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरीके के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में तो क्रोमोसोम का नंबर ऐड या डिक्रीज हो जाता है. मीन्स हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 45 हो सकता है या 47 हो सकता है. इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे. ये जो भी डिसऑर्डर्स हैं इनकी इनहेरिटेंस मेंडेलियन पैटर्न पे नहीं होती है. यहाँ पर ये कुछ सिंड्रोम्स हैं तो हम इनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी देखते हैं जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि वो डिसऑर्डर जिनकी इनहेरिटेंस मेंडेलियन पैटर्न पे होती है. जैसे मेंडल ने बताया था कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है पी प्लांट पे, वैसे ही इन कैरेक्टर्स की भी इनहेरिटेंस होती है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में. तो अब इसमें कुछ अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं. यहाँ पर क्या होता है, सिंगल जीन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, किसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है. जीन आप जानते हो क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम पता है आपको, ये क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम बना है प्रोटीन और डीएनए का. डीएनए यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल फाइंड डीएनए, और डीएनए में एक स्मॉल सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है वो है जीन. तो एक छोटे से जीन में छोटा सा कुछ डिफेक्ट आ गया तो हो गया ये तरह का डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और इसकी इनहेरिटेंस भी मेंडेलियन पैटर्न पे होती है. अब जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं हम पढ़ चुके थे क्या क्या. ऑटोसोमल डोमिनेंट कैटेगरी है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैटेगरी है, एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है और ऑटोसोमल रेसेसिव है. ठीक, डोमिनेंट वाले हमारे सिलेबस में नहीं हैं. रेसेसिव डिजीजेस हमारे सिलेबस में है, चाहे सेक्स लिंक्ड हो या ऑटोसोमल हो. तो रेसेसिव जो सेक्स लिंक्ड है वो है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. इसके अलावा बाकी सारी ऑटोसोमल रेसेसिव हैं. अच्छे से याद रखना है कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव सिर्फ दो हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये नहीं है सेक्स लिंक्ड. ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स में से सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया. थैलासीमिया के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे. जितने भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं इनकी इनहेरिटेंस मेंडेलियन पैटर्न पे होती है. यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े आराम से, आप पिछले वीडियो में पहचान चुके हो पेडिग्री को, तो आप सीख गए हो पेडिग्री को पहचानना. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है इसके वन ऑफ द पेरेंट, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, मीन्स बहुत क्लियरली ये रेसेसिव है. वो तो हम बता ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं कि ये रेसेसिव है. अब यहाँ पर रेसेसिव डिसऑर्डर है ये, तो क्या होगा, पेरेंट्स में किसी को भी बीमारी नहीं होगी पर दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होंगे. इस डिजीज के कैरियर होंगे दोनों पेरेंट्स, पर बीमारी नहीं होगी, जबकि इसके सिबलिंग्स में बीमारी होने के चांसेस हैं. कितने चांसेस हैं, 1/4. हम कैसे, वो हम देखेंगे. तो कौन सी दो डिजीज हम आज पढ़ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया. होती है एक और थैलेसीमिया जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया. ये रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, बिल्कुल अच्छे से आप जानते हो. अब क्या होता है जब रेसेसिव ट्रेट होता है और ऑटोसोमल, तो हमने कैसे बात की थी, अगर बिल्कुल सिंपल हम पी प्लांट की जैसे बात करते हैं तो टॉल मीन्स ये टॉल प्लांट होगा और ये टॉल प्लांट होगा. पर फॉर अ प्लांट टू बी शॉर्ट देयर शुड बी बोथ द स्मॉल टीज. दोनों स्मॉल टी आएंगे सिर्फ तभी प्लांट शॉर्ट हो पाएगा. यानी ये जो रेसेसिव डिसऑर्डर है हम कह रहे हैं, इसका मतलब है जब इंडिविजुअल के पास दोनों स्मॉल एस आएंगे तब इसमें डिजीज होगी. तो दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी हैविंग बोथ स्मॉल एस जीन्स. इसके पास दोनों स्मॉल एस हैं. अब टी का कंसेप्ट हटाते हैं. टी का कंसेप्ट समझने से बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाता है. अब इसके पास दो स्मॉल एस है का मतलब है दोनों पेरेंट ने एक एक स्मॉल एस इसको दिया है, मीन्स दोनों पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक एक स्मॉल ए होना चाहिए, स्मॉल एस, यानी कि दोनों डिजीज के कैरियर होंगे.
अब इनको डिजीज नहीं है, अगर इसके पास 2 स्मॉल एस होते मीन्स इनको भी डिजीज होती, जबकि क्लियर है ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, यहाँ इनको डिजीज नहीं है। इट मीन्स कि इनके पास जो दूसरा है वो स्मॉल एस नहीं है, हम उसको लिख देते हैं कैपिटल एस। ये बात समझ में आई कि पेरेंट्स दोनों अनअफेक्टेड कैरियर हैं और एक इंडिविजुअल को डिजीज है जिसके पास दोनों स्मॉल एस है। एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर कि दोनों स्मॉल एस हों। अब इसके पास एक कैपिटल एस एक स्मॉल एस है, इन दोनों के पास, मीन्स ये दोनों इसके सिबलिंग्स अनअफेक्टेड कैरियर हैं, जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों स्मॉल कैपिटल एस है, ना तो ये कैरियर है ना अफेक्टेड है। यहाँ इन दोनों में भी डिजीज अपीयर नहीं होगी। ये कैरियर हैं कब पता चलेगा, जब इनके बच्चों में डिजीज जाने के चांसेस होंगे, इनके बच्चे में डिजीज जा सकती है। तो इनमें भी 50% चांस है कि ये अपनी प्रोजेनी को ये डिफेक्टेड वाला जीन ट्रांसमिट कर सकते हैं। 50% पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल जीन ट्रांसमिट करें और 50% ये भी पॉसिबिलिटी है कि अफेक्टेड जीन दें। अब अभी तुमने बहुत सिंपल वर्ड्स में एस और स्मॉल एस कैपिटल एस लेवल पे बात कर ली। अब हम देखते हैं कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया एक्चुअली यहाँ पर हीमोग्लोबिन लेवल की बात है। तो जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो HbA ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो जब हम जीनोटाइप लिखते हैं यानी जीन्स पेयर में लिखते हैं तो HbA ये दोनों जिसमें है, जिस बंदे में, यानी होमोजाइगस ये कंडीशन है, ये बंदा कैसा होगा, ब्लू कलर से है, ये अनअफेक्टेड होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पे 2 एलील्स हैं, क्या क्या, HbA एंड HbS। तो जिस इंडिविजुअल में HbA और HbS होगा, ठीक है, वो कैरियर है पर डिजीज नहीं है, क्योंकि ये रेसेसिव वाला जब दोनों होंगे तभी डिजीज अपीयर होगी। ये एक डोमिनेंट मीन्स ये नॉर्मल वाला डोमिनेंट है तो ये नॉर्मल ही रहेगा, इसमें डिजीज अपीयर नहीं होगी, ये कैरियर होगा और अनअफेक्टेड होगा। जबकि ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन अगर किसी इंडिविजुअल में होगी तो इसको डिजीज होगी। ये बिल्कुल क्लियर है बात। होमोजाइगस नॉर्मल बिल्कुल अनअफेक्टेड, ये हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है ये है ये कंडीशन क्या है, कैरियर है और अनअफेक्टेड है, इनको डिजीज नहीं है। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है जिसमें दोनों HbS है, ये दोनों कैरियर हैं और जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी कि इस कैरियर में 50% चांस है जीन को प्रोजेनी में ट्रांसमिट करने का, अफेक्टेड जीन को। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा, हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। याद है, आप +1 में पढ़ चुके हो प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये हीमोग्लोबिन जो है, हीम यानी आयरन में ग्लोबिन प्रोटीन लगी हुई है, और ये ग्लोबिन प्रोटीन भी कैसी है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, मीन्स पूरी क्वाइल्ड होती है। तो ये है हमारी ग्लोबिन प्रोटीन, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक, अब जब हम इस ग्लोबिन प्रोटीन को ओपन कर दें तो क्या होगा, देयर विल बी, हम इसको ओपन करते हैं तो हम एक बीटा ग्लोबिन चेन को ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देयर विल बी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। समझ में आई बात, अमीनो एसिड की चेन होगी लंबी सी। आपको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की लंबी चेन होती है, तो ये जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसमें लगभग 145 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके 1 2 3 4 5 6th पोजीशन का जो अमीनो एसिड है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जेनेटिक कोडॉन एक चीज़ होती है, क्या होता है, वैसे तो जब आप अच्छे से समझ जाओगे 6 चैप्टर में पढ़ोगे DNA का स्ट्रक्चर, जीन, जेनेटिक कोडॉन, तब अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या होता है, DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या सीक्वेंसेस होते हैं, वो जो +1 में आप पढ़ चुके हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, RNA भी बनता है, वो DNA के एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सिर्फ T की जगह U लग जाता है। तो जो RNA का पूरा सीक्वेंस है, A C C G G A U U जो भी लिखा हुआ है, वो पूरा सीक्वेंस को हम ट्रिपलेट में रीड करते हैं। ट्रिपल, एक जो ट्रिपलेट है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक और ट्रिपलेट एक और अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो यहाँ पर 6th पोजीशन की अमीनो एसिड चेंज हो जाती है। जो पहले नॉर्मल इंडिविजुअल में ग्लूटामिक एसिड है
उस जगह पर 6 पोजीशन पे वेलाइन आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक कोडॉन चेंज हो जाता है। पहले जो GAG था वो अब GUG हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इतना एलैबोरेट करके समझाया। जो पहले GAG था वो अब GUG हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जीन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर एक चेंज हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, ऑल्ट्रेशन हो गया है, जिसकी वजह से CTC की वजह CAC हो गया। सिर्फ T और A का छोटा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो भी चेंज हो गया और mRNA में भी चेंज आ गया। इस छोटे से चेंज की वजह से 6th पोजीशन के ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन आ गया है और इसकी वजह से क्या हो गया है कि जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें RBC आप जानते हो किस शेप की होती है? बाइकॉन्केव शेप की होती है। पर जब डिफेक्टेड जीन आ गया है, मींस HBS कंडीशन आई है, उस इंडिविजुअल के बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे वेलाइन आ गया, क्योंकि उसका जीन लेवल पे पॉइंट म्यूटेशन होने से GAG की जगह पर GUG हो गया। ऐसे इंडिविजुअल में जब लो ऑक्सीजन टेंशन होगा तो उसकी RBC, उसकी ग्लोबिन चेन पॉलीमराइज हो जाएगी और RBC हो जाएगी सिकल शेप की। ये है कंडीशन सिकल सेल एनीमिया। ये है नॉर्मल इंडिविजुअल में और ये है सिकल सेल एनीमिक पर्सन में। तो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अगली डिजीज है हमारी फिनाइल कीटोनूरिया। इसका नाम आप पहले भी सुन चुके हो। आप जल्दी से सोचो कि आपने इसका नाम पहले कहाँ किस रेफरेंस में सुना है, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। अब देखते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। यानी कि जो डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया के लिए हम सिंबल P लेते हैं, रेसेसिव है, तो जो डिजीज्ड इंडिविजुअल है उसमें दोनों स्मॉल p आएंगे। यानी कि पेरेंट्स ने एक दोनों ने दिया है इसको स्मॉल p। पेरेंट्स डिजीज नहीं है, मीन्स इनको पेरेंट्स के पास एक कैपिटल P है। बिल्कुल क्लियर बात है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में था। तो ये दोनों कैरियर होंगे, पेरेंट्स भी कैरियर हैं, अनअफेक्टेड हैं, जबकि ये एक बच्चा यहाँ पर अफेक्टेड है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल अनअफेक्टेड है, कैरियर भी नहीं है। ये पहले के जैसी बात हम देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? छोटे से जीन लेवल के डिफेक्ट से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यहाँ पर ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें ये एंजाइम नहीं होता है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। वो एंजाइम जो फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम जो फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम नहीं होता इस इंडिविजुअल में। तो क्या प्रॉब्लम होगी? टायरोसिन नहीं बन पाएगा। टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ मेनी एंजाइम्स लाइक थायराइड के हार्मोन्स, लाइक पिगमेंटेशन के लिए ये है प्रिकर्सर, ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के लिए है प्रिकर्सर। तो पहली चीज़ तो टायरोसिन नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और क्या होता है? फिनाइल एलानीन कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फिनाइल एलानीन फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बनाकर बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड के जो डेरिवेटिव्स बना लिए हैं बॉडी में, अगर वो ब्रेन में जाके एक्युमुलेट हो गए, मतलब ब्रेन में जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो ये मेंटल रिटार्डेशन कर देते हैं। यहाँ पर ये किडनी भी इन डेरिवेटिव्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होने लग जाते हैं। तो हमने क्या देखा? एक जीन में छोटा सा डिफेक्ट आया, जिस इंडिविजुअल को है फिनाइल कीटोनूरिया, और उसके बॉडी में मेंटल रिटार्डेशन भी हो गई, ये यूरिन के थ्रू सिक्रीट भी होने लग गए, उसके बॉडी में कई हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बॉडी में डीपिगमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये मेलानिन का प्रिकर्सर है टायरोसिन। इसका मतलब है एक जीन की वजह से बहुत सारे करेक्टर्स दे रहा है इस एक जीन का चेंज। ये कौन सा करेक्टर, ये क्या फिनोमिना हमने पढ़ा था?
प्लियोट्रॉपी, जहां पर सिंगल जीन गिव्स मैनी कैरेक्टर्स। दिस इज द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रॉपी। एक थी चीज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कई जीन सिंगल कैरेक्टर, ये है प्लियोट्रॉपी, वन जीन मैनी कैरेक्टर्स। तो दिस इज phenylketonuria disease. Today we studied sickle cell anemia and phenylketonuria. So hopefully you have understood all this. Stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.